तो शुभम, अभी फिर ऑफर लेटर वगैरह जब तुम्हें मिल गया, राइट, और उसके बाद सारी सेटिंग हो गई प्रोफेसर के साथ, ऑफर लेटर भी मिल गया और इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया, वीज़ा भी आ गया कनाडा का। फिर उसके बाद कोविड-19 के टाइम में शुभम आया था कनाडा में। तो कोई चैलेंजेस आए थे कोविड-19 के टाइम कनाडा आने में और इमिग्रेशन के टाइम? ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस आए थे। पहला चैलेंज जो आए थे वीज़ा मिलने के लिए, जो चैलेंजेस आए थे, मेरा लगभग 7 मंथ्स लगा था वीज़ा आने के लिए। एक पहला चैलेंज। सेकेंड चैलेंज आया था इधर उतरने के बाद पियर्सन एयरपोर्ट टोरंटो में। और कोई डेडलाइन भी होता है नहीं, कि इस डे से पहले पहले तुम्हें आना ही है कनाडा तुम्हारी प्रोफेसर की तरफ से? नहीं, डेडलाइन होता है बट दैट कोविड के टाइम पे सब लेनियंट थे। ओके। तो प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर। बट आफ्टर डिसेंडिंग एट पियर्सन एयरपोर्ट टोरंटो, यू हैड टू बी इन द कोविड टाइम। अब नहीं करना पड़ेगा शायद, बट तब हमको एक होटल में, जो कनाडा गवर्नमेंट से बताया हुआ था, 2-3 होटल था, उसके अंदर एक होटल में आपको रहना पड़ता था फॉर 4 days बिफोर फ्लाइंग टू अनदर सिटी। तो हम उधर थे, एक होटल में थे। बहुत महंगा था होटल, $1000। और उसका खुद पे करना होता है? हाँ, खुद Okay. को पे करना होता था। एंड वो था लगभग $1000 फॉर 3 days। 3 days $1000। तो इंडिया तो में 5 स्टार होटल था वो। 50-60 हजार। हाँ। कोई चीपर ऑल्टरनेटिव भी होता है कि नहीं, सिर्फ वही उसके लेना पड़ता है? 3 होटल था, शेराटन, Sheraton, हॉलिडे Holiday इन एंड अनदर होटल, वो भी ऐसा ही 5 स्टार होटल ही था। ओके। तो तीनों 5 स्टार होटल के अंदर रहना पड़ता था। तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा हुआ। बट उसके बाद हम इधर आए थे। इधर आने के बाद इधर एक हॉल है। हम अब मेरा जो इधर परमानेंट रेजिडेंस है वो नहीं, और एक हॉल जो था उधर हमको 14 days क्वारंटाइन में रखा गया था। सस्कैचुअन में? हाँ, इधर ही यूनिवर्सिटी में ही। ओके। जो और एक हॉल है एस्पेन। 4 दिन टोरंटो में रहना पड़ा, फिर उसके बाद इधर 14 days और क्वारंटाइन में रहना पड़ा। उसके बाद आई। और उसका कोई एक्सपेंस? उसका जो एक्सपेंस था वो मेरा इससे एडजस्ट हो गया, मेरा रेसिडेंस फी से एडजस्ट हो गया। मतलब रेसिडेंस स्कॉलरशिप में ही एडजस्ट हो गया? स्कॉलरशिप से ही वो दे दिया। Okay. उसके लिए मेरा पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ा। ओके, दैट्स गुड। तो उसके बाद मैं शिफ्ट किया इधर सिगरविलर में, एंड इधर रेसिडेंस में अब तो मैं रह रहा हूँ। और इंडिया से ही रेजिडेंस बुक कर लिया था कि इधर आके देखा या कैसे? हाँ, तो रेसिडेंस के लिए वो और एक वीडियो में शायद बताएंगे कि कितने टाइप के रेसिडेंस है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसके बाद यू हैड टू फिक्स योर रेसिडेंस। अब 2 टाइप का रेसिडेंस है, आउट कैंपस, लाइक आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी रेसिडेंस, और इनसाइड द यूनिवर्सिटी रेसिडेंस। तो मैं यूनिवर्सिटी रेसिडेंस चूज़ किया था, सिगरविलर चूज़ किया था, इधर ही मिल गया मुझे। बट आउटसाइड भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आपको बताएंगे। वो नेक्स्ट फिर कभी आपको वीडियो में बता देंगे। तो शुभम, जब फिर कनाडा आ गए और प्रोफेसर के साथ तुम मिले भी, राइट, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनिशियली? डिफ़िकल्टी हुई यहाँ की स्टडी में और इंडिया की स्टडी में? क्या डिफ़िकल्टीज आई तुम्हें, क्या क्या तुम्हें मैनेज करना पड़ा? ओके, गुड क्वेश्चन। तो हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी डिफरेंस है। इधर का जो मास्टर्स प्रोग्राम है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। इधर रिसर्च में हो ना? हाँ, रिसर्च में हूँ। रिसर्च बट इधर का जो मास्टर्स प्रोग्राम है, दैट इज़ काफ़ी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मास्टर्स प्रोग्राम। लाइक ओनली IISc बेंगलोर का MS एंड आइजर का MS इससे मैच करता है। पर अलग जो जितने सारी यूनिवर्सिटीज इन हैं टर्म्स इंडिया में, ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द पैटर्न ऑफ एजुकेशन। Pattern, क्वालिटी okay. शायद दैट इज काइंड ऑफ मैटर ऑफ डिबेट, बट जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है, दैट इज similar to those 2 इंस्टीट्यूट्स ओनली। तो ये पूरा ही रिसर्च बेस्ड MS होता है, इधर मास्टर्स होता है, एंड जो USAP भी सेम है। तो इधर MSc में कोई कोर्स ऐसा मतलब क्लासरूम कोर्स नहीं होता है। आपको 2 या 3 कोर्स लेना पड़ेगा टू फिनिश योर क्रेडिट्स। 9 क्रेडिट्स इधर फिनिश करना पड़ता है इन ग्रेजुएट स्टडी, वेदर यू आर डूइंग PhD और MSc और बोथ। तो वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अलॉन्ग साइड यू हैव टू डू अ रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर 2 years और 1.5 years, एंड देन तो ये MSc का बात है। एंड PhD पे भी सेम, PhD का भी आपको 9 क्रेडिट ख़त्म करना पड़ेगा। 9 क्रेडिट मतलब 3 कोर्सेज? 3 कोर्सेज, Yeah. 3 क्रेडिट्स पर सब्जेक्ट।
and after that you have to you will be dedicatedly divergent into the PhD research project ओके and that तो will be your work. कोर्सेज जब तुम रजिस्टर करते हो यहाँ पर आके एक टर्म में कोई ऐसे लिमिट होती है कितने कोर्सेज रजिस्टर करने हैं? तो हम मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट बहुत सारे ऐसा हमारा दोस्त है जिसने एक ही टर्म पे 2 कोर्सेज रजिस्टर किया. तो ऐसा नहीं है कि हर टर्म में हर कोर्सेज ऑफर्ड होता है. ओके तो सपोज ए कोर्स ओनली विंटर टर्म में ही ऑफर होता है, समर या स्प्रिंग टर्म में नहीं होता है. बी कोर्स ओनली स्प्रिंग टर्म में होता है और कोई टर्म पे नहीं ऑफर्ड होता है. तो मैंने जो कोर्सेज लिया था वो अलग अलग टर्म पे ही ऑफर्ड होते थे, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ. ओके ओवरऑल कितने कोर्सेज करने पड़े तुम्हें मास्टर्स टू मास्टर्स में आए थे? हाँ, तो मुझे टोटल 3 कोर्सेज ही करना पड़ा, तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. वो जो इंडिया से जो बैचलर्स करके आते हैं उनको भी उतने ही करने पड़ते हैं कि जो इंडिया से बैचलर्स करके आते हैं उनको एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ता है. क्रेडिट दो कोर्स 2 कोर्सेस एक्स्ट्रा करना Okay. पड़ता है, बट अदरवाइज ऑल आर सेम. ओके तो जो बैचलर्स करके आ रहे हैं उनको 5 क्लासेस करनी पड़ेंगी. इंडिया से अगर बैचलर करके आ रहे हो 5 क्लासेस करनी पड़ेंगी मास्टर्स में. अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि आपको कितनी क्लासेस एग्जाम्प्ट की जाएंगी, आपने कौन कौन सी स्टडी की हुई है. तो शुभम को 3 करनी पड़ी, 2 एग्जाम्प्ट हो गई थी क्लासेस और उसके बाद पीएचडी में कन्वर्ट हो गए. हाँ, मतलब उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पीएचडी में कोर्सेज लेने के बाद आप पीएचडी हो जाते हैं. वो बीच में एक एग्ज़ाम होता है, काइंड ऑफ कॉमेडी मीटिंग जैसा एग्ज़ाम होता है एंड प्रेजेंटेशन लाइक. बट वो ऐसा एग्ज़ाम होता ही रहेंगे, पीएचडी के अंदर भी होते ही रहेंगे. और कोर्सेज स्टडी इंडिया में कैसी है और इधर कोर्सेज की स्टडी कैसी थी? हाँ, तो इंडिया में ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल ब्रिटिश स्टाइल का कोर्स, ब्रिटिश स्टाइल लर्निंग है, जिनकी एक टीचर आते हैं क्लासरूम पे पढ़ा के जाते हैं, एंड देन यू गो टू द लैब एंड टू डू द असाइन प्रैक्टिकल वर्क्स बेसिकली, नॉट एनी काइंड ऑफ लाइक प्रोलॉन्ग प्रोजेक्ट. यू हैव टू डू ओनली दोज काइंड ऑफ, यू हैव टू परफॉर्म दोज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है उधर. लाइक बेसिकली इन द मास्टर्स पहले मैं अंडरग्रेड से ही बोलता हूँ. तो इधर अंडरग्रेड इज काइंड ऑफ असाइनमेंट ड्रिवन, जो उधर एग्जाम ड्रिवन है. इन मास्टर्स हियर द academics is kind of the research related, project related, but in India that's a normal classroom program, not that much research related unless the last 6 months of the dissertation project. यही डिफरेंस है और बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट. मुझे लगता है इंडिया का बेसिक नॉलेज और बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है इधर से. बेसिक नॉलेज इंडिया का अच्छा है, बट यहाँ पे कोर्स वर्क में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल एग्जैक्टली. सो थियोरेटिकली बोल सकते हैं तो इंडिया इज बेटर, बट या प्रैक्टिकल हुए यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है. मच बेटर. रिसर्च में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है कि दोनों ही लगते हैं. दोनों Yeah. सेम क्वांटिटी? You have to be very theoretically knowledge to do your experiments, right? So even if you have all the facilities, all the equipments, if you don't have the knowledge, there is no use of it. ओके. और जो इंडिया से स्कॉलरशिप मिला कितना अमाउंट मिलता Okay, है? so मैंने स्कॉलरशिप तो इधर इंडिया से कुछ नहीं मिला मुझे. ना इधर का जो इधर आके, स्कॉलरशिप हाँ. पे फंडेड हो ना. Exactly. तो in graduate studies all are fully funded. एंड वो प्रोफेसर मैनेज करते हैं. कोई प्रोफेसर ग्रांट से देते हैं, कोई प्रोफेसर बोलते हैं डिपार्टमेंट उसको पे करते हैं. एंड यही ऐसे ही होता है, 2 तरीके का. एंड आफ्टर लाइक कितना का अमाउंट मिलता है ईयरली, अंदाजा Okay. कुछ? ये तो कॉन्फिडेंशियल है, बट या आई कैन गिव यू अ रफ अमाउंट फॉर अस PhD students. वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी. Yeah, you can get like 24,000 per year. पर ईयर 24,000 और नॉर्मल. उसमें उसके ऊपर टॉप अप मिलता है कभी-कभी. जो टॉप अप क्या होता है? टॉप अप होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. फ्यू मंथ्स if your faculty wants you for an increment based on your performance, they can for another $500 per month. तो $24,000 Yeah, that's और $500 basic. extra. Extra if that's for some time. वो कुछ महीनों के लिए. Okay.
for not always. और जब यहाँ पे तुम मास्टर्स की जो स्टडी कर रहे हो स्कॉलरशिप पे फंडेड हो तुम, उसके साथ तुम यहाँ पर कोई जॉब भी कर सकते हो कि नहीं? Exactly, you can do job, but in our field, doing part-time job is very difficult. But यहाँ काफ़ी लोग करते हैं for tuition. जैसे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में होगा तो बहुत अच्छा है, लाइक लाइब्रेरी, लाइक बुक स्टोर्स और अदर्स ट्यूटरिंग एंड स्टफ्स. वो इन कैंपस होगा तो बहुत अच्छा है. बट आउट कैंपस भी लोग करते हैं, गैस स्टेशन में करते हैं, कार वॉशिंग में करते हैं, बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट में करते हैं, वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, सेवन फूड्स में करते हैं. बट यू नो लाइक इन रिसर्च बेस्ड स्टडी you won't have much time, so keep in mind. तो ऐसे मना तो नहीं करते कि तुम no. काम कर सकते? मना नहीं करते, बट कोई फैकल्टी पसंद नहीं करते. they won't tell you that don't do it, but they will make you understand that they are not liking it. और जब जैसे मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यहाँ पर कनाडा में, मेरे को पता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है. तुम्हें भी ये रिस्ट्रिक्शन है? सेम 20 hours per week. तुम्हें भी रिस्ट्रिक्शन ये होती है? डजंट मैटर कि तुम फंडेड हो और ये वो? सेम रिस्ट्रिक्शंस. ओके. और इसके बाद मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद जॉब पर्सपेक्टिव क्या है? तो मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद कोई लोग को लगता है कि एकेडमिया में ही रहना है तो पोस्ट डॉक करते हैं. कोई लोग को इसमें जाना है, इंडस्ट्री में जाना है. बहुत सारे लोग वैक्सीन और फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं, बहुत सारे लोग फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, बहुत सारे लोग क्यूसी में जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का. बट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स तुम्हें बहुत सारा अवेलेबिलिटी है, बहुत सारा है. जॉब मिलने की आसानी लगती है? एग्जैक्टली. कनाडा इज द प्लेस वेयर यू कैन गेट जॉब more easily because here the population is less, so you can get job. कंपटीशन इतना नहीं है, इजीली जॉब मिल जाती है, राइट? या मिल जाती है, कंपटीशन थोड़ा कम है इधर. ओके. तो वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी इसमें तुम्हें जॉब भी इजीली मिल जाएगी और तुम जॉब कर भी सकते हो जब एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, राइट? या. और अगर आपको कितना टाइम लगता है ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, पीएचडी पूरा? that depends, but officially you have to finish your PhD within 5 years, 4 years plus 1 year of thesis or 6 months of thesis maybe. But ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4.5 years में ख़त्म करके चले जाते हैं पोस्ट डॉक के लिए. ओके. तो कोई ऐसा सिनारियो भी है जहाँ पर ये जल्दी ख़त्म हो जाए? हुआ है, हमारे लैब में ही हुआ है. एक सीनियर का 3 years में ख़त्म हुआ था. PhD. Okay. He was very hardworking and he was a brilliant student, so yeah, he got finished within 3 years. वो क्या किया था उसने? जस्ट पेपर ज़्यादा पब्लिश कर दिए? पेपर भी ज़्यादा पब्लिश किया, उसका वर्क का काम भी बहुत अच्छा क्वालिटी का था, एंड कोइंसिडेंटली ही इज नाउ आवर फैकल्टी इन द सेम डिपार्टमेंट. ओके. तो कभी कभार आपको फैकल्टी यूनिवर्सिटी ही हायर कर लेती है, राइट? या. बट आफ्टर डूइंग अ सर्टेन पोस्ट डॉक एंड गुड पब्लिकेशंस. और पे रेंज कितना का होता है जॉब का आफ्टर दिस स्टडी? जॉब, या. सो लाइक अगर I am not very much sure about it, but I have learned, this is not my data, I have learned that after doing a PhD, if you join an industry, you will get around 1 lakh Canadian dollar. Starting is from 1 lakh Canadian dollar per year. For I think कम है ये. Starting from 1 lakh, that depends on industry to industry. But if you join as an assistant professor here, that will be much higher. Around 5 to 10 lakh. और प्रोफेसर के तो प्रोफेसर का बहुत सारा. हाँ, उनके बेनिफिट्स और भी सारी चीजें बहुत इंक्लूडेड होती होती हैं. बिलियनियर्स में. बिलियनियर्स हो भी सकते हैं, कुछ हैं भी, राइट? और रिसर्च आपकी अगर अच्छी, आप रिसर्च ढंग से करते हो तो आपके ऊपर पेटेंट सब कुछ आप कर सकते हो. आप अपना एक आगे अलग सा पैसा मोनेटाइज कर सकते हो अपनी रिसर्च को. आफ्टर ऑल आपने इतनी मेहनत की है. तो या तो गाइज वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि शुभम से जानी, यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं ये अभी शुभम. और कितनी देर रहती है पीएचडी कंप्लीट होने में? और 3 years. 3 years अभी इसकी रहती है स्टडी. तो आपने उसकी इनसाइट व्यू, क्या उसने अभी तक एक्सपीरियंस किया, उसने सब कुछ शेयर कर दिया आपके साथ. और कुछ बताना चाहोगे जो स्टूडेंट्स इंडिया से अगर इधर आना चाहते हैं उनको हेल्पफुल हो? श्योर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मिला मुझे, वो बोलते हैं कि हमने प्रोफेसर को ईमेल किया पर प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया.
So I would like to suggest that just work on your email language. Sometimes that is not up to the mark. तो समटाइम्स उसलिए उन लोग परेशान हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते, पढ़ता भी नहीं है कोई, तो थोड़ा उसके ऊपर काम कीजिए. एंड फिर भी आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो 1 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद एक बार रिमाइंडर ईमेल कीजिए वेरी पोलाइटली. आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू डोंट गेट रिप्लाई, check up email. After that also, if you don't get reply within 1 month, then you have to move on. But I think you should try. You should shoot a reminder email Yes. always. Second thing is you try to complete the IELTS or TOEFL early before application, because few lab will require you very urgently within 1 month. Then you will not have time to get those exams. कितना रिक्वायरमेंट था तुम्हारे केस में? That's mandatory here. No requirement, band requirement. Okay, so in my course, the band requirement, minimum band requirement for IELTS was 7, and for TOEFL it was Overall, right? Yeah, for IELTS 7, and for TOEFL it was 90, along with the writing marks on minimum 25. So yeah, 25 out of 30. आइलेट्स में जैसे मास्टर्स करनी है आपको, अगर मास्टर्स करनी है तो आइलेट्स में आपको रिक्वायरमेंट देखनी होती है 777-8, 3 मॉड्यूल्स में 7 बैंड एटलीस्ट, और एक में 8, ओवरऑल 7 आपके चाहिए होते हैं. शुभम तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, PhD कर रहा है, आपको पता ही है, राइट? तो ही इज बीइंग मॉडेस्ट, राइट? आपको बता रहा है, वो टिप्स भी दे रहा है कि ईमेल कैसे लिखनी है. उसकी इंग्लिश अच्छी है, मेरे को पता है, मैं तो जानता हूँ, है ना? तो शुभम काफ़ी अच्छा है, और मैं इसके साथ रहता हूँ. और कुछ शेयर करना चाहोगे कैनेडियन लाइफ के बारे में? कैनेडियन लाइफ, बहुत सारे कैनेडियन लाइफ का ग्लिम्सेस आपको मिलेंगे इस चैनल पे. सो बी श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. थैंक यू फॉर शेयरिंग दी इन्फॉर्मेशन. और शुभम गाता भी बहुत अच्छा है और पियानो भी प्ले करता है. इसका मैं यूट्यूब का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे भी ये रील्स डालता है. रिसेंटली पसूड़ी गाना भी इसने गाया, जो कि काफी लोगों ने शेयर किया. मेरे को उनके नाम नहीं याद आ रहे जो मेन लोग हैं. जुल्फिकार, राइट? तो अच्छा गाता है, और साथ में आपको पता है मल्टी टैलेंट तो है ही. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो थैंक यू अगेन शुभम. थैंक यू. राइट, तो ये थी हमारी एक स्मॉल वीडियो अबाउट, स्मॉल नहीं, लॉन्ग ही होगी काफी, वीडियो अबाउट कि PhD मास्टर्स अगर आपको करनी है वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में, या कौन सा डिपार्टमेंट आता है, बायोलॉजिकल साइंसेज में रिलेटेड, उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस होगी हो, यू पुट इट इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू आस्क हिम, एंड आपको मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा कमेंट्स में. तो ये था हमारा एक वीडियो. आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो. तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर.